नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आर्थिक वृद्धि में एमएसएमई क्षेत्र की परिवर्तनकारी भूमिका पर चर्चा की। कहा, सरकार आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ कर रही है काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वन्यजीव केंद्र वनतारा का किया उद्घाटन। दुर्लभ और लुप्तप्राय विभिन्न प्रजाति के जानवरों के शावकों के साथ समय बिताकर उन्हें खाना भी खिलाया। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे की तैयारियां पूरी। तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों में दिख रहा उत्साह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज रुड़की में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। कहा, देश की विकास की यात्रा में उत्तराखंड दे रहा अपना महत्वपूर्ण योगदान। और आईआईटी रुड़की में 6वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे इसरो के चेयरमैन वी नारायणन। कहा, 2040 में चांद की सतह पर कदम रखेगा भारत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। सरकार सुधार की गति में तेजी लाई है और उन्होंने कहा कि देश ने पिछले 10 वर्षों में सुधार, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा समेकित विकास के प्रति अपनी सतत वचनबद्धता का प्रदर्शन किया है। अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व को लेकर श्री मोदी ने आज कहा कि एमएसएमई देश के आर्थिक विकास में परिवर्तनकारी भूमिका निभाते हैं। विकास, विनिर्माण, निर्यात और परमाणु ऊर्जा मिशनों, विनियामक निवेश और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करने के रूप में श्री मोदी एमएसएमई क्षेत्र पर बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि बजट में विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि निरंतरता और सुधारों के आश्वासन ने उद्योग में नए विश्वास को जगाया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों ने अर्थव्यवस्था पर कोविड के असर को कम किया है। पूरी दुनिया भारत को एक ग्रोथ सेंटर के तौर पर देख रही है। कोविड संकट के दौरान जब ग्लोबल इकोनॉमी में मंदी आई, तब भारत ने ग्लोबल ग्रोथ को रफ्तार दी। ये ऐसे ही नहीं हो गया। हमने आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाया और रिफॉर्म्स की अपनी गति को और तेज किया। हमारे प्रयासों से इकोनॉमी पर कोविड का प्रभाव कम हुआ। इससे भारत को तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में वन्यजीव केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया। ये वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र है। वनतारा 2000 से अधिक प्रजातियों और 1.5 लाख से ज्यादा बचाए गए लुप्तप्राय और संकटग्रस्त जानवरों का घर है। प्रधानमंत्री मोदी ने वनतारा सेंटर में विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कई प्रजातियों के उन जानवरों को करीब से देखा जिन्हें यहां लाकर उनकी जिंदगी को फिर से आबाद किया गया है। पीएम मोदी ने वनतारा में वन्यजीव अस्पताल का दौरा किया और वहां पशु चिकित्सा के लिए मौजूद सुविधाएं देखी। यहां उन्होंने एशियाई शेर के शावकों, सफेद शेर के शावकों, क्लाउडेड लेपर्ड यानी तेंदुए के शावकों जो एक दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजाति है, केराकल के बच्चे सहित विभिन्न प्रजातियों के साथ समय बिताया और उन्हें खाना भी खिलाया। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर 5 मंदिर समिति ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5 मंदिर समिति ने प्रधानमंत्री के आगमन पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना का कार्यक्रम तय किया है।
तीर्थ पुरोहितों के अनुसार वे प्रधानमंत्री से मां गंगा की पूजा अर्चना करने के लिए पारंपरिक परिधान पहनने का अनुरोध करेंगे, जिससे कि स्थानीय वेशभूषा की झलक देश विदेशों में भी देखने को मिलेगी। प्रधानमंत्री सबसे पहले मां गंगा का आचमन कर आशीर्वाद लेंगे, जिसके बाद गंगा सहस्त्रनाम पाठ, गंगा लहरी पाठ, गंगा की पूजा की जाएगी और उन्हें मां गंगा का भोग प्रसाद दिया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री मां गंगा के हिमालय दर्शन के साथ श्रीकाठ आदि तमाम पर्वतों का अवलोकन करेंगे। 5 मंदिर समिति के अध्यक्ष धर्मानंद सेमवाल ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल पर पधार रहे हैं, जिससे शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा मिलेगा। बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे शीतकालीन प्रवास मुखीमठ में हमारे देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री पधार रहे हैं और उनके आने से हमारी जो शीतकालीन यात्रा का उद्देश्य है उसको थोड़ा बल मिलेगा और हमारा जो सिस्टम रहेगा वहाँ पर सबसे पहले हमारे सेमवाल परिवार के जो हमारे पुरोहित लोग हैं स्वागत में रहेंगे। स्वागत के बाद प्रधानमंत्री जी मंदिर के ऊपर प्रवेश करेंगे और प्रवेश के बाद पूजा स्थल पर बैठ कर के जो गंगा मैया की पूजा होती है सबसे पहले आचमन आशीर्वाद वगैरह वगैरह और उसके बाद जो है फिर विधिवत रूप से माँ श्री सूक्त के द्वारा माँ गंगा की अर्चना संपन्न करवाई जाएगी। पांच मंदिर समिति गंगोत्री धाम के सचिव सुरेश सेमवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री पारंपरिक परिधान पहनकर मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे। गंगा मैया की देश के हमारे बहुत ही ओजस्वी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार पधार रहे हैं। उनके लिए बहुत मंदिर समिति के द्वारा प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है और हम चाहेंगे कि मोदी जी यहाँ पर पधारे। उसके लिए हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है, हमारे जो ऊन का चपकन होता है उसको हमने बनवाया है। हम चाहेंगे कि मोदी जी उसको धारण करके ही माँ भगवती की पूजा अर्चना करें। माँ गंगा की पूजा के बाद हम सभी लोग चाहेंगे कि वो माँ गंगा जी का जो प्रसाद बना होता है उसको ग्रहण करेंगे और तत्पश्चात माँ गंगा जी के जो हिमालय दर्शन है, जैसे सूर्यकंठ है और तमाम जो पर्वत हमारे वहाँ से दिखते हैं उनका भी अवलोकन करेंगे और हमारे जो राष्ट्र नृत्य है हमारी महिलाओं के द्वारा, हमारे पुरुषों के द्वारा, हमारे वाद्य यंत्रों का आनंद लेंगे और हम बहुत ही खुशी हैं। हम सब लोग बिल्कुल ललायित हैं कि मोदी जी पधारें। उनका बहुत बहुत स्वागत। जय गंगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार जिले की रुड़की तहसील में नेहरू स्टेडियम में 3 दिवसीय विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तराखंड में निर्मित विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री ने अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और देश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। पूरे विश्व में भारत का गौरव और सम्मान बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के जो संकल्प लिए गए हैं, भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास की यात्रा में उत्तराखंड भी अपना योगदान दे रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऐतिहासिक डिसीजन हो रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है। भारत की पहचान बढ़ी है। वैश्विक रूप से भारत की मान्यता बढ़ी है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का जो संकल्प लिया गया है, आज भारत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड भी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में उत्तराखंड भी आज, चाहे SDG इंडेक्स हो या विकास की दर कम होनी हो या नवाचार करने हो या अभी राष्ट्रीय खेलों का यहाँ पर आयोजन हो, ऐसे अनेक प्रकार के आयोजनों से लगातार आज देवभूमि आगे बढ़ रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प में अपना योगदान देने के लिए हर समय प्रयास कर रही है। रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आयोजित 6वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि 2040 में चांद की सतह पर भारतीय कदम रखेगा। इसरो चेयरमैन रुड़की स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में आयोजित इंडियन प्लैनेटरी कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि मीडिया से मुखातिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चांद की सतह पर भारतीय नागरिक के पहुंचने को लेकर बेहद उत्साहित हैं।
इसरो इसके लिए लगातार प्रयासरत है। साथ ही भारत सन 2030 तक अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेगा, जिसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जिसका अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। कहा कि चंद्रयान 1, 2, 3 अभियान की सफलता के साथ गगनयान और आदित्य मिशन के साथ ही भारत अत्याधुनिक सैटेलाइट लॉन्च करने में विश्व में अग्रणी देश बन गया है। Gaganyaan program is meant for taking our Gaganyatri to the low Earth orbit and keeping them safe and bringing them back safely. And lot of developments have to be done. One is the LVM-3 vehicle, we have to do the human rating. Human rating means improving the redundancy, reliability and margins. That activity is almost completed. And then we have to build the orbital module where they have to be taken safely, which includes environmental control and safety system development. We also have to maintain the required pressure, temperature, relative humidity, carbon dioxide, everything we have to maintain. So that module development is in the advanced stage of realization. Then there is a crew escape system. In case of any problem happening to the vehicle or something, we have to save them. That development is in the advanced stage. Now we are planning 3 unmanned, uncrewed missions before going for the crewed mission. इसका महत्व है कि स्पेस साइंस से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी इंडिया में हो रही है, उसके डिफरेंट जगह से डिफरेंट लैब से एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं। जो है वो लोग अपने आइडिया को, अपने विचारों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो है, और एक नई आइडिया के साथ आएंगे। कब तक चलेगा और क्या इसका 7 to 7 मार्च तक है। राज्य में नर्सिंग अधिकारियों के 1500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवाने के लिए नर्सिंग महासंघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि वर्षवार 3000 नर्सिंग अधिकारियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 3000 में से 1500 लोगों ने नियुक्ति पा ली है। 10 अप्रैल से पहले सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नर्सिंग अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर नियुक्ति दे दी जाएगी। इन सभी नर्सिंग अधिकारियों को प्रदेश के 5 राजकीय मेडिकल कॉलेजों व राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में रिक्त पदों के सापेक्ष तैनात किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग अधिकारियों के स्वीकृत पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं, जिनमें राजकीय मेडिकल कॉलेज देहरादून में 323, हल्द्वानी 320, रुद्रपुर 310, अल्मोड़ा 207 और श्रीनगर में 300 पद शामिल हैं। इस प्रकार राजकीय कैंसर संस्थान हल्द्वानी में भी 64 पद स्वीकृत हैं। सरकार के द्वारा अलग 3000 नर्सिंग पद निकाले गए थे, जिसमें से 1500 लोगों ने अभी तक नियुक्ति पा ली है। और मैंने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम ये जो 1500 लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, उनकी नियुक्ति पत्र देने के हमने आज कहा है कि 30 मार्च तक हम नियुक्ति पत्र देंगे, ताकि 10 अप्रैल से पहले सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। इससे हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बहुत अच्छे अब हो गए हैं, क्योंकि वहाँ 100% अब नर्सिंग स्टाफ आ गया है। अब ये जो 1500 लोग जाने वाले हैं, ये जाने वाले हैं मेडिकल कॉलेजों में। तो मेडिकल कॉलेजों में चूँकि लोड बहुत है आजकल, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारा नर्सिंग स्टाफ जब पहुँचेगा वहाँ तो बहुत अच्छी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो जाएंगी। नर्सिंग महासंघ के अध्यक्ष हर्ष व्यास ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे राज्य में नौकरी लगे बाहरी प्रदेश के युवाओं की जाँच करने और उन्हें भर्ती से दूर रखने की मांग की है। और जो बाहरी राज्य के हैं, जो 1-2 साल पहले यहाँ पे आते हैं, फर्जी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और उनको इस भर्ती से दूर रखा जाए, क्योंकि यहाँ की नौकरी पे भी और यहाँ के जल जंगल जमीन पे भी पहला अधिकार जो है उत्तराखंड के मूल निवासियों का है। जनपदों में स्कूली शिक्षा के कायाकल्प के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को शिक्षा से संबंधित योजनाओं की ओनरशिप लेने के निर्देश दिए। सीएस रतूड़ी ने आज सचिवालय में माध्यमिक शिक्षा में जनपदों में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और डिजिटल रिसोर्स की उपयोगिता से संबंधित संपर्क योजना की समीक्षा की। संपर्क योजना की माह में एक बार समीक्षा करने की हिदायत देते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने डीएम डैशबोर्ड के माध्यम से इस योजना के निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तकनीक संचालित लर्निंग टूल्स को एकीकृत करें, जिससे कि राज्य के विद्यार्थियों को एक उन्नत तथा परस्पर संवादात्मक शैक्षणिक अनुभव मिलेगा। इस दौरान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने टीचर्स रिपोर्ट कार्ड का भी विमोचन किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अब बने रहिए हमारे साथ। गुड गर्ल।
आ गई सैलरी? अब नहीं झुमके ना, पहले बचत, पहले झुमके। सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन। आरबीआई कहता है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी सहित अन्य विभाग व्यवस्थाओं को मुकम्मल करने की कवायद में जुट गए हैं। पिछले साल यात्रा सीजन के दौरान जुलाई महीने में भारी बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे में लोक निर्माण विभाग पैदल मार्ग को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। लोनिवी के एचओडी राजेश शर्मा का कहना है कि पिछले साल पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त होने पर सुचारू कर दिया गया था, लेकिन कुछ और काम किए जाने थे जिसको मंजूरी मिल गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग से बर्फ हटते ही कुछ अन्य काम भी कराए जाएंगे। इन कामों में कुछ जगहों पर रेलिंग बनाना और पैदल मार्ग के कुछ हिस्सों में चौड़ीकरण का कार्य शामिल है। 30 अप्रैल से हमारी यमुनोत्री गंगोत्री के धाम खुलेंगे। 2 मई को हमारा केदारनाथ जी के धाम खुलने कपाट खुलने हैं और 4 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने हैं। तो उस सिलसिले में विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। अभी रिसेंटली हमारे एनएच के जो मुख्य अभियंता हैं और हमारे अपर सचिव महोदय हैं, उनके द्वारा साइट इंस्पेक्शन भी किया गया है। और क्योंकि अभी हमारे पास समय है, जितने भी हम यात्रा को सुचारू करने के लिए जो जो तैयारी करनी है उसके लिए हम बिल्कुल उसको हम करेंगे। और सचिव महोदय का भी इसमें प्लान है मार्च के महीने में विजिट करने का। मेरा भी इसमें प्लान है कि जहाँ जहाँ भी जो जो कमियां होंगी उसको यात्रा प्रारंभ होने से पहले उनको दुरुस्त कर लिया जाए। लोनिवी के एचओडी राजेश शर्मा का कहना है कि रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी के लिए एक और रास्ता बनाए जाने का निर्णय लिया जाना था, जिसको वन विभाग से परमिशन मिलने के बाद स्वीकृत कर दिया गया था। इस मार्ग को बनाए जाने का काम पिछले साल शुरू कर दिया गया था। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले इस मार्ग के बचे हुए कार्य को पूरा कर लिया जाए, जिसके बाद रामबाड़ा से गरुड़ चट्टी के बीच 2 रास्ते हो जाने पर इन मार्गों को वन वे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। गड्ढा मुक्त करने का ये होता है कि जो पैच बनते हैं, पैच बनना और उनको बनाना एक सतत प्रक्रिया है। अभी पिछली बार हम लोगों ने सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को और अपने जितने भी हमारे स्टेट हाईवेज है सबको गड्ढा मुक्त कर दिया गया था। अभी आपको पता है कि इस बीच में फिर दोबारा से बारिश वगैरह जो हुई है उसमें पैचेस बने हैं, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि 30 अप्रैल से पहले उन सबको भी गड्ढा मुक्त कर दिया जाए। सनातन धर्म और संस्कृति इतनी महान है कि हर कोई इस ओर खींचा चला आ जाता है। हमारे देवभूमि में वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों केंद्र हैं। ऐसे ही एक केंद्र बागेश्वर जिले के कौसानी में स्थित है, जो अनामय वैदिक आश्रम के नाम से जाना जाता है। आश्रम प्राचीन भारतीय मूल्यों और सनातन धर्म परंपराओं की अलख जगाए हुए है। यहाँ छात्रों को संस्कृत में वेदों की निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। साथ ही सभी छात्र और शिक्षक प्रतिदिन महर्षि महेश योगी द्वारा निर्मित भावातीत ध्यान और योग का अभ्यास भी करते हैं। आपको बता दें कि सन 1957 के बाद महर्षि महेश योगी ने विश्व के विभिन्न भागों का भ्रमण कर भावातीत ध्यान के बारे में विश्व को बताया, तो पूरी पश्चिमी दुनिया में उन्हें लोकप्रियता मिली। 1973 में स्विट्जरलैंड में भावातीत ध्यान से उर्स स्ट्रॉबेल इतने प्रभावित हुए कि वो महर्षि महेश योगी के साथ ही भारत आ गए। वर्ष 1981 में महर्षि की प्रेरणा से उन्होंने संन्यास लेकर आजीवन ब्रह्मचार्य धारण कर लिया और उनका नाम स्वामी आशुतोष पड़ा। 2006 में उन्होंने कौसानी में अनामय वैदिक आश्रम की स्थापना की, तो उनके साथ लोग जुड़ते चले गए। आश्रम की स्थापना के बाद छात्रों को निःशुल्क वेदों की शिक्षा देना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। ये मेरा लक्ष्य है कि हम हिमालय फिर वैदिक बनाना, कि वैदिक लाइफस्टाइल फिर सामने आते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। बच्चे की हम इधर सिखा रहे हैं, ये हमारा सेना है कि वे लोग दिन बाहर जाएंगे और लोग को सिखाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है कि लोग देखते हैं वेद के अनुसार रहना, भावातीत ध्यान उपयोग करना, लाइफ बहुत आनंद होता है, बहुत सरल होता है, बहुत सफलता होता है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम ध्यान द्वारा से प्रकृति के नियमों से, मतलब देवता लोग से मदद मिलते हैं, मतलब सब चीज सरल हो जाएंगे। योगा कर्म सुकौशलम में भगवत गीता बोलते हैं, और ये है क्योंकि हम
वैदिक नियम से वैदिक देवता से सब जागृत होते, मतलब एक्टिव होते। आश्रम में शिक्षा ले रहे छात्र शैक्षणिक बौद्धता के साथ साथ पौराणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान भी अर्जित कर रहे हैं। आश्रम में सब्जियों की जैविक खेती के लिए लगभग 5 एकड़ जमीन और एक डेयरी फार्म है। आचार्य पंकज पाठक बताते हैं कि वो भावी पीढ़ी को वेद पुराणों का पाठ पढ़ाते हुए उन्हें वैदिक विधि से शिक्षा दे रहे हैं। अनामय वैदिक आश्रम खुलने के बाद स्थानीय लोगों को भी यहाँ रोजगार मिला हुआ है। आश्रम की देखरेख के साथ ही भोजन व्यवस्था, पंचकर्म, गायों की देखरेख के लिए यहाँ वर्षों से लोग काम कर रहे हैं। इसके साथ ही आश्रम में देश विदेश से स्वयंसेवक भी समय समय पर यहाँ आते रहते हैं। उस टाइम जब मैं आया था तो शुरुआत में मेरे को उतना ठीक लगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ का माहौल एकदम से घुला नहीं है। लेकिन जब मैंने पढ़ाई शुरू की धीरे धीरे, तब फिर पता लगा कि वैदिक वांग में बहुत अच्छा विषय है अपनी ज़िंदगी को साकार बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ से कंटिन्यू पढ़ाई की और अभी मैं संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी से अपना MA फाइनल कर रहा हूँ। और जो यहाँ का वातावरण है और यहाँ की जो शिक्षा है बहुत महत्वपूर्ण है ज़िंदगी में उन्नति लाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को सकाम बनाने के लिए। मैं इस आश्रम में 5 साल से पढ़ रहा हूँ, तो ये आश्रम मुझे अच्छा लगता है। ये वेद और अन्य विषय पर चल रहे हैं हमारे में। वैदिक शिक्षा के साथ ही अनामय वैदिक आश्रम में आयुर्वेद और ध्यान की शिक्षा भी दी जाती है। यहाँ आने वाले अतिथि भी मौन, वैदिक और योगिक वातावरण के साथ ही प्राचीन भारतीय मूल्यों और परंपरा का बखूबी निर्वहन करते हैं। आश्रम के व्यवस्थापक संजय उप्रेती बताते हैं कि वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। सब लोग आ सकते हैं, सब लोग शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे किसी वर्ग विशेष जाति के लिए कोई बंधन नहीं है। इसमें सब लोग आ सकते हैं, जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी ये वैदिक शिक्षा को जानना चाहते हैं, वेदों को पढ़ना चाहते हैं, उनका इसमें स्वागत है। इसका नियम ये है कि बच्चा जो यहाँ प्रवेश के लिए बच्चे का जो उम्र है वो 12 वर्ष की आयु होनी चाहिए और कक्षा 5 पास का उसके पास एक सर्टिफिकेट या TC होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और वो अपने बच्चों को ये शिक्षा देना चाहते हैं, तो वो इससे पहले भी अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हैं। और बच्चा भले ही जो है 6-7 की उम्र का हो, उसके लिए हम ये करते हैं कि बच्चे को स्थानीय सरकारी विद्यालय में प्रवेश दिला देते हैं। बच्चा यहीं आश्रम में रहता है और सुबह वो शिक्षा के लिए वहाँ जाता है और सुबह शाम यहाँ पर अन्य बच्चों के साथ उसी वैदिक रीति से उसको जो है सारा अभ्यास हो जाता है। और जब तक वो बच्चा कक्षा 5 पास करता है तब तक वो इस योग्य हो जाता है कि जो प्रारंभिक उसको ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो उसके लिए प्रवेश बहुत आसान हो जाता है। सीमांत जनपद चमोली में बीती रात से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। वहीं जिला प्रशासन ने मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा और बचाव के व्यापक इंतजाम किए हैं। बर्फबारी के चलते जोशीमठ, औली, गोपेश्वर चोपता, बलारी नीति मार्ग भी बाधित हो रहे हैं। जिला प्रशासन इन मार्गों को खोलने का प्रयास कर रहा है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल औली में बर्फबारी होने से पर्यटकों और स्कीयरों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जिले में सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम विभाग का हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट है और हल्की बारिश हो रही है जिले में, और ऐसी कोई अभी एडवर्स रिपोर्ट कहीं से कुछ आई नहीं है। सारे एजेंसी, बिजली विभाग, पानी के विभाग और सड़क वाले जितने विभाग हैं सब अलर्ट मोड पे हैं, और जहाँ जहाँ रास्ता बंद होने की, बिजली जाने की सूचना आ रही है वहाँ पर वो लोग पहुँच कर मौके पर कार्यवाही कर रहे हैं। लगातार बर्फबारी से स्थानीय लोगों का जीवन भी प्रभावित हुआ है। ग्रामीण चंद्रशेखर नेगी और नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उनके यहां कल से लगातार बारिश और बर्फबारी हो रही है। उनका कहना है कि ये बारिश खेती और फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगी। आजकल जो 2-3 दिनों से जो बारिश हुई है उसमें 2-3 फीट बर्फ हमारे यहाँ गिरी है, जो हमारे लिए फसलों के लिए बहुत अच्छी जो बारिश हुई है। भले ही यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी तो हम लोगों को हो रही है, लेकिन अच्छी बारिश हुई है और जो फसलों के लिए अच्छा हो। जिस प्रकार से कल से काफ़ी भारी हिमपात यहाँ पे हुआ है और यहाँ पे हमारे जो मवेशी है वो जंगल नहीं जा पा रहे हैं और लोग घास, लकड़ी वगैरह जंगल से नहीं ला पा रहे हैं। लेकिन कुछ खेती में हमको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं नमी जो खेती उसके लिए बढ़िया बर्फ़ अच्छी है।
नैनीताल जनपद में भीमताल के मेहरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक निजी संस्थान के छात्रों का 7 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छात्रों ने गांव के आसपास राष्ट्रीय योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया, साथ ही सामाजिक कार्य भी किए। कार्यक्रम में प्रतिभागी पायल जोशी ने बताया कि वो राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत वर्ष भर सामाजिक कार्य करते रहते हैं। हम दिशा प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें हम बच्चे जो जिनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको हम शिक्षा देते हैं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी वो बहुत ही अच्छे से सब चीज़ टैकल करना सीखे। उसके साथ साथ हम बच्चों को कैसे बातचीत करते हैं, कैसे एक अच्छा इंसान या फिर उनके व्यवहार के बारे में बताते हैं, या फिर कैसे इंसान एक अच्छा आगे जाके कैसे व्यवहार करे। उसके साथ साथ हम उनको कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस करने के बारे में भी बताते हैं। वहीं सृष्टि रौतेला ने बताया कि कैंप में हमने टीम के साथ काम करना सीखा है, रैली और नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक किया। यहाँ रह के हमने लोगों से मिलजुल कर कैसे काम करते हैं, टीम बिल्डिंग के बारे में सीखा। हम लोगों ने यह सीखा कि जब किसी को ज़रूरत होती है तो हम एक दूसरे का हाथ बटा के कैसे कार्य को पूरा कर सकते हैं। यहाँ 100 लोगों की संख्या के साथ हमने मिल बांट कर खाना बनाया, काम किया, हम साथ रहे, हमने रैलीज निकाली। नैनीताल जनपद के राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला समन्वयक डॉक्टर जगमोहन नेगी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना का लाभ विशेष शिविर के माध्यम से दिया जा रहा है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर प्रयास किया जाता है। इस समय हमारे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर चल रहे हैं। आज हमें जो है यहाँ पर ग्राफिक राही यूनिवर्सिटी के 7 दिवसीय विशेष शिविर में हम यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे जो मंडल के कोऑर्डिनेटर पांडे सर भी हमारे साथ में हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्रीय सेवा योजना को आगे बढ़ाने में। और मैं इसमें विद्यार्थी जो है टीम के साथ काम कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं और कैसे एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं। वहीं संस्थान के निदेशक ए.के. नायर ने बताया कि कैंप में छात्रों ने काफ़ी कुछ सीखा है, ग्रामीणों को जागरूक भी कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि कैंप तो एक मौका है इनको सेवा करने की और ख़ुद की भी सेवा करने की, क्योंकि इनको तो काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाता है। इधर छोटे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, बच्चों को कुछ सिखाते हैं और उसी तरह गांव वालों के कुछ अवेयरनेस का कार्यक्रम करते हैं। जैसा भी आपने देखा नुक्कड़ नाटक हुआ यहाँ पर, और जिसमें एक सोशल कॉज के बारे में बताया गया था। तो ये बच्चे इस तरह से जितना अवेयरनेस स्प्रेड कर सकता है, जितना ट्रेनिंग करा सकते हैं, जिसमें कि गाँव की महिलाओं को, गाँव की बुज़ुर्ग वगैरह के लिए कुछ न कुछ इनकम करने का भी हो जाए। देहरादून मिलिट्री स्टेशन में सैनिक अस्पताल, स्थानीय स्वास्थ्य संगठन और उत्तराखंड सब एरिया के तत्वावधान में सेना के जवानों के लिए मोटापे से होने वाली बीमारी के लिए लेक्चर आयोजित किया गया। इस अवसर पर कर्नल आलोक गुप्ता ने जवानों को मोटापे से होने वाली बीमारी व गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जानकारी दी। गंभीर समस्याएं जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लीवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, थकान और डिप्रेशन जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कैप्टन जितेंद्र शर्मा और कैप्टन ऋषभ मल ने मोटापे से बचने के लिए बताया कि जंक और प्रोसेस्ड फूड, तेल युक्त पदार्थ को खाने से बचना चाहिए। अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल और हरी सब्जियां शामिल करें। इसके साथ ही नियमित व्यायाम करें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यहीं पर संपन्न हुआ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।